नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं श्रीमती भावना लाड़ आप लोगों के समक्ष कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत अगला पद्य पर्वत प्रदेश में पावस लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो चलिए हम पंत जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में प्रमुख माने जाते हैं। छायावादी युग में 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा। इन सभी से आप परिचित हैं। इस पाठ के द्वारा सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति के अद्भुत एवं मनोहारी सौंदर्य का चित्रण किया है। इनका जन्म 20 मई 1900 के लगभग हुआ एवं इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में मानी गई है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के कौसानी गांव में हुआ था। कौसानी यहाँ पर कैसोनी लिखा हुआ है, तो ये जो है ये है कौसानी गांव में अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि एक पर्वतीय प्रदेश है। तो पर्वतीय प्रदेश में होने के कारण इनके ऊपर प्रकृति का जो विशेष छटा है, इन्होंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से उसे देखा है। तो कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी माँ चल बसी। आपका लालन पालन आपकी दादी ने ही किया। इनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था, लेकिन इन्हें अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति की इतनी गहराई से इन्होंने, इतनी बारीकी से इन्होंने उसे महसूस किया है, उसका चित्रण किया है, जो कि किसी भी अन्य कवि के लिए करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहीं क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद आप इलाहाबाद आए और वहाँ इंटर तक इन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया। 1919 के लगभग इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया। 1919 में इन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में वे भाग लेने के लिए सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि का इन्होंने स्वाध्याय भी किया। आपका प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, जो पर्वतीय प्रदेश है। तो उत्तराखंड में एक पर्वतीय प्रदेश में जन्म लेने के कारण बचपन से ही इनका लगाव प्रकृति के प्रति था और इसलिए इन्होंने प्रकृति से संबंधित कई सुंदर रचनाएं भी लिखी हैं। प्रमुख कृतियां हैं वीणा, उच्छावास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लवणी, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, युगपथ, सत्यकाम। पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए, अर्थात हिंदी साहित्य में जो इन्होंने योगदान दिया, लगातार योगदान दिया, इसलिए इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। एवं 28 दिसंबर 1977 को आपका निधन हो गया। तो बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह प्रकृति का नज़ारा है जो सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें पर्वतीय प्रदेश की छटा, पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इस पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तो पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो वहाँ किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से वहाँ सुंदरता छा जाती है। इसका चित्रण बहुत ही मनोहारी तरीके से, पूरी तरह से सुमित्रा नंदन पंत जी ने करने का प्रयास किया है। तो पाठ की प्रथम पंक्तियां हैं: पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश।
जैसे कि आप देख रहे हैं इन दो पंक्तियों में प की आवृत्ति बहुत हुई है, लेकिन अंतिम जो पंक्ति है इसमें आप देखिए पल पल परिवर्तित। जैसे प की आवृत्ति है, पल के पहला अक्षर प है, दूसरा भी प है, परिवर्तित का पहला अक्षर प है, तो तीनों में प की आवृत्ति एक निश्चित स्थान पर हुई है, तो इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। जब किसी वर्ण किसी अक्षर के एक निश्चित स्थान पर आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पंत जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, वेश मतलब रूप, प्रकृति का जो रूप है वह पल पल में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु आती है तो आसपास का वातावरण हरा भरा हो जाता है, साथ ही झरने जल से भर जाते हैं, बादल गड़गड़ाने लगते हैं, उसके साथ ही ठंडी हवाएं चलती हैं, तो आंधी और बिजली चमकने लगती है, कोहरा छा जाता है। ये सभी कहीं ना कहीं प्रकृति के परिवर्तन के कारण होता है। तो प्रकृति में वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में पल पल में, थोड़ी देर में, पल भर में वर्षा होती है तो पल भर में सूर्य निकल आता है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है प्रकृति में, इस परिवर्तन के यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि पावस ऋतु के आने पर, पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु के आने पर प्रकृति के रूप में पल पल में परिवर्तन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पल पल ये जो है ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पल पल परिवर्तित, प की आवृत्ति आप देखें तो ये प की आवृत्ति यहाँ पर निश्चित स्थान पर हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। फिर हम देखें आगे, तो ये जो पल पल है ये दो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, पल की और ये पल, तो ये दोनों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए ये पुनरुक्ति अलंकार है। साथ ही हम देखें तो प्रवेश और वेश, ये तुकांत शब्दों का प्रयोग है। तो तुकांत शब्दों का प्रयोग मतलब जो कविता में तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके शिल्प पक्ष हैं। तो हमने इन दो पंक्तियों में प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप का अध्ययन किया है, किस प्रकार से वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति परिवर्तित होती दिखाई देती है। आगे मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि मेखलाकार मतलब करधनी के आकार का। करधनी जो होती है वो कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो करधनी होती है वह किस प्रकार से उतार चढ़ाव, किस प्रकार से उसका जो आकार होता है वह कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। तो उसी प्रकार से पर्वतीय श्रृंखला जैसी है वह मेखलाकार रूप में अर्थात करधनी के आकार की है। और अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, हजारों, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, हजारों दीर्घ सुमन, दीर्घ सुमन अर्थात दीर्घ का अर्थ होता है आँखें और सुमन अर्थात पुष्प। तो पर्वतों के ऊपर जो पुष्प खिले हुए हैं वे पर्वत की आँखों के समान लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो दीर्घ सुमन है ये रूपक अलंकार है। जिस प्रकार एक मनुष्य की आँखें होती हैं उसी प्रकार से यहाँ पर्वत की आँखें बताई गई हैं। तो गुणों की समानता है, तो यहाँ पर गुणों की समानता होने के साथ साथ पर्वत का मानवीकरण भी कर दिया गया। तो रूपक अलंकार भी है, साथ ही मानवीकरण अलंकार भी है। तो मेखलाकार पर्वत अपार अपने दीर्घ सुमन फाड़, अपने दीर्घ सुमन फाड़ अर्थात करधनी के आकार का यह जो मेखला का रूप, पर्वतीय श्रृंखला का रूप है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने हजारों पुष्प रूपी आँखों से देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयास कर रहा है। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक करना अर्थात देखना, बार बार वह देख रहा है नीचे जल में निज महाकार। पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्वत के निचले तल में जो पानी भर जाता है, वर्षा से जो जल भर जाता है, उस जल में ऐसा लग रहा है मानो कि पर्वत अपना निज महाकार, अपने स्वयं का महान आकार देखने का प्रयास कर रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, पर्वत के नीचे जो तालाब भर जाते हैं उन तालाब में पर्वत ऐसा लग रहा है मानो वह अपना आकार देख रहा है। साथ ही वह तालाब दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण की भांति, दर्पण सा, जहाँ पर सा से किसी से तुलना की जाए वह होता है
उपमा अलंकार, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। दर्पण सा फैला है विशाल, अर्थात ये दर्पण की भांति फैला हुआ है। दर्पण जिस प्रकार से कि चमकीली धूप गिरने पर दर्पण चमकता है, साथ ही दर्पण साफ स्वच्छ होता है, वैसे ही जो पर्वत है, पर्वत के नीचे जो तालाब जल से भरा हुआ है वह भी साफ स्वच्छ ऐसा ही प्रतीत होता है। साथ ही सूर्य की किरणें जब उसमें गिरती है तो दर्पण की भांति चमकता है, इसलिए उसकी तुलना दर्पण के समान की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दर्पण से उसकी तुलना की गई है। अब देखिए हम पूरे पद्य का एक बार पुनः पठन कर लेते हैं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, क्या कहते हैं? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार। वर्षा ऋतु के पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आने से पल पल परिवर्तन होते हैं, प्रकृति में पल पल में परिवर्तन दिखाई देते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार गर्दनी के आकार की पर्वतीय श्रृंखला दिखाई देती है एवं पर्वत ऐसा लगता है मानो अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयास कर रहा है, एक मानव की भांति देखने का प्रयास कर रहा है। अवलोक रहा है बार बार, अपना अवलोकन करता है, अपना रूप निहारता है। नीचे जल में निज महाकार, जो पर्वत के निचले सतह पर जो जल भर जाता है उस जल में अपना महान आकार देखने का प्रयास कर रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, उसके चरणों में अर्थात पैरों में, फिर यहाँ मानवीकरण कर दिया गया है। जिस प्रकार मनुष्य के चरण होते हैं, पैर होते हैं, वैसे पर्वत के भी चरण बताए गए हैं, तो पर्वत का मानवीकरण कर दिया गया है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, उस तालाब को, ताल अर्थात तालाब को दर्पण की भांति बताया गया है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में पंत जी ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। शिल्प पक्ष देखें तो चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ये चित्रों के चित्रों के द्वारा ही हमें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने पूरा प्रकृति का चित्रण हमारे सामने कर दिया। साथ ही संस्कृत एवं सामसिक शब्द प्रयोग है, जैसे सहस्त्र संस्कृत शब्दावली का शब्द है। साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पर्वत प्रदेश परिवर्तित प्रकृति में पल पल तथा बार बार में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है। दृग सुमन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, जहाँ आँखों में, पर्वत की आँखों में पुष्पों के समान तुलना की गई है। दर्पण सा फैला है उपमा अलंकार का प्रयोग, दर्पण की भांति तालाब को बताया गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। तो बच्चों, इस वीडियो के साथ आप लोगों के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।